प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित काव्य गुंजन के अंश नौका विहार का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में कवि चांदनी रात में गंगा नदी में नौका पर बैठकर विचरण करता है और उस प्राकृतिक सौंदर्य का उन्होंने बहुत ही मनोरम वर्णन इस प्रकार किया है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरो भूतल। स्निग्ध चिकना कोमलता को कहते हैं, ज्योत्सना चांदनी है, उज्ज्वल सफ़ेद रंग को कहते हैं, अपलक अनंत नीरो भूतल। अपलक एक टक होता है। अपलक से तात्पर्य है स्वच्छ आकाश, अनंत आकाश। नीरो ध्वनि रहित, अर्थात रात्र के समय वातावरण शांत हो जाता। भूतल पृथ्वी। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनुअंगी गंगा ग्रीष्म विरल। सैकत बालू को कहते हैं, सैया सेज, दुग्ध धवल तनुअंगी गंगा ग्रीष्म विरल, एकदम दूधिया सफेदी। तनुअंगी पतले अंगों वाली गंगा, ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म ऋतु में जो गंगा विशाल क्षेत्रफल बहती थी वो उनका बहाव अब बहुत पतले में हो गया है। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। श्रांत थकी हुई, क्लांत दुखी और निश्चल का तात्पर्य है कि प्रवाहहीन, अर्थात जो गंगा का वेग पहले रहा करता था अब इस ग्रीष्म ऋतु में वेग हल्का हो गया है। तापस बाला गंगा निर्मल ससमुख से दीपित मृदु करतल। करतल हथेली। लहरे उर पर कोमल कुंतल। कुंतल से तात्पर्य है बाल। गोरे अंगों पर शिहर शिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सस्की रेशमी विभा शिफर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। वर्तुल गोलाकार। तो बच्चे आप अब इसकी व्याख्या सुनेंगे। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरो भूतल। रात्र के शांत वातावरण में कवि गंगा नदी में नौका विहार करता है। उसी का वर्णन पंत जी ने किया है कि रात्र के शांत वातावरण में अपलक अनंत नीरो भूतल। रात्र के शांत वातावरण में स्वच्छ आकाश से चंद्रमा की ज्योत्सना ऐसी बिखरी हुई है, उस गंगा नदी के चारों तरफ ऐसी बिखरी हुई है जिसको देख करके मन में, हृदय में कोमलता का एहसास होता है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनुअंगी गंगा ग्रीष्म विरल। ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली पतले अंगों वाली गंगा जो विशाल क्षेत्रफल में बहती थी वो सिकुड़ करके सीमित क्षेत्र में बह रही है, जिसको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है गंगा को कवि ने एक तपस्वी बालिका के रूप में माना है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली जो गंगा विशाल क्षेत्र में बह रही थी वो पतले अंगों के रूप में सिमट करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सैकत सैया पर दुग्ध धवल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। थकी हारी प्रवाहहीन होकर के बालू की दूधिया सेज पर आराम कर रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली गंगा की धारा थकी हारी प्रवाहहीन होकर के बालू की दूधिया सेज पर आराम कर रही है। तापस बाला गंगा निर्मल। गंगा के स्वच्छ जल को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गंगा एक तपस्वी बालिका के रूप में है और सस मुख से दीपित मृदु करतल। चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित उसके दोनों हथेलियां दिखाई दे रही हैं। लहरें उर पर कोमल कुंतल। और जब लहरें उत्पन्न हो रही गंगा के बीचों बीच धारा में हवाओं के चलने से, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि उस गंगा रूपी तपस्वी बालिका के कोमल बाल हवा में लहरा रहे हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। आकाश की प्रतिछाया उस गंगा की धारा पर पड़ती है। टिमटिमाते हुए तारों की परछाई उस गंगा की धारा पर पड़ती है
तो टिमटिमाते हुए तारों की प्रतिछाया को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस गंगा रूपी तपस्वी बालिका के गौरांग पर लहरों के उत्पन्न होने से ऐसा मालूम पड़ता है कि इस गंगा रूपी तपस्वी बालिका के गौरांग पर सिहरन उत्पन्न हो रही, कपकपी उत्पन्न हो रही है। चंचल अंचल सा नील अंबर और आकाश रूपी अंबल, आंचल, जो आकाश रूपी आंचल दिखाई दे रहा है कि उस गंगा रूपी तपस्वी बालिका को आच्छादित किए हुए है, वो लहरों के चलने से हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सस्की रेशमी विभा शिखर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। जिस प्रकार से साड़ी में सिकुड़न दिखाई देती, बहुत ही बढ़िया उपमा अलंकार का उदाहरण है कि जिस प्रकार से साड़ी में सिकुड़न दिखाई देती है, उसी प्रकार से चंद्रमा की ज्योत्सना में, चंद्रमा की चांदनी रात्र में जो आकाश रूपी साड़ी उस गंगा रूपी तपस्वी बालिका को चारों तरफ से आच्छादित किए हुए है, हल्की हल्की लहरों के चलने से उस आकाश रूपी साड़ी में भी सिकुड़न दिखाई दे रही है। फिर आगे देखिए कवि क्या कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर तुरंत। चांदनी रात की प्रथम बेला थी और मैं नौका विहार करने के लिए तुरंत उस गंगा की धारा में चल पड़ा। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता बालू को कहते हैं, सस्मित मुस्कुराना, मोती की ज्योत्सना रही विचर, विचर विचरण करना। तो बालू की मुस्कुराती हुई सीपियों पर जब चंद्रमा की ज्योत्सना पड़ती है तो वो कैसा दिखाई दे रहा है? मोती के समान चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, लंगर उस रस्सी को कहते हैं जिससे नौका को बांध करके किनारे लगाया जाता है। तो लो पाले, पाले चढ़ी, नाव में पर्दे लगा लिए गए। पर्दे, नाव में आगे पर्दे लगते थे, जैसे उस पर्दे पर हवा का दबाव पड़ता है तो वो, जैसे पूर्वा हवा चल रही है तो वो पश्चिम की तरफ जाने में मदद करती है, और अगर पछुआ हवा चल रहा है तो पूर्व दिशा में चलने में मदद करती है। तो लो पाले चढ़ी उठा लंगर, नाव में पर्दे चढ़ा लिए गए और लंगर को भी हटा दिया गया। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरण हंसिनी शीश सुंदर। बहुत ही बढ़िया उपमा अलंकार का उदाहरण है कि मृदु मंद मंद, मंद मंद धीरे धीरे, मंथर मंथर धीरे धीरे, मतलब बहुत ही धीरे धीरे। कवि कह रहा है कि बहुत ही धीरे धीरे हमारी नौका, लघु तरण, छोटी सी नौका, हंसनी के समान सुंदर छोटी सी नौका उस गंगा की धारा में बहुत ही धीरे धीरे तिर्रही खोल पालों के पर पर्दे रूपी बंक के सहारे तैर रही है। निश्चल जल के सुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। रजत चांदनी, पुलिन किनारे को कहते हैं। तो निश्चल जल के सुच दर्पण पर, निश्चल स्वच्छ, उस गंगा के स्वच्छ पवित्र, सुच पवित्र, उस गंगा के स्वच्छ पवित्र जल रूपी दर्पण पर जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो वो किनारे, दोनों किनारे कैसे लगते हैं कि दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर के लिए दुगनी ऊंचाइयों को दिखाई देते हैं। उसकी प्रतिछाया और किनारे देखने पर क्षण भर के लिए दुगनी ऊंचाइयों के दिखाई देते हैं। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत भ्रमण। ऐसा प्रतीत हो रहा है, काला काकर वही प्रतापगढ़ में एक स्टेट है, उसका नाम काला काकर है, वहीं पर ये रहा करते थे और आज भी काला काकर स्टेट विद्यमान है। तो काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत भ्रमण, उस किनारे की प्रतिछाया जब कवि देखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है, उनको ऐसी अनुभूति होती है कि काला काकर का संपूर्ण राजकीय वैभव, संपूर्ण राजसी वैभव उस गंगा प्रमन शांत होकर के उस गंगा के बीचों बीच जल की धारा में आराम कर रहा है। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और उसके नेत्रों पर राशि स्वप्न दिखाई दे रही है, राजकीय सुंदरता दिखाई दे रही है। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नव के ओर छोर। उस गंगा के
बीचों बीच धारा में जब नाव चलती है तो उस नाव के चलने से जल में हिलोरें उत्पन्न होती हैं, लहरें उत्पन्न होती हैं, जो आकाश की परछाई उस गंगा में दिखाई दे रही है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आकाश के दोनों किनारे हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे पुनः इसकी व्याख्या सुन लें। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। रात्र के शांत वातावरण में स्वच्छ आकाश से परिपूर्ण उस गंगा नदी के चारों तरफ चंद्रमा की ज्योत्सना, चंद्रमा की उज्ज्वलता ऐसी बिखरी हुई है जिसे देख करके कवि कह रहा है कि मेरे हृदय में, मेरे मन में कोमलता का एहसास हो रहा है, मेरा हृदय प्रसन्न हो जा रहा है। सैकत सया पर दुग्धवल तनुअंगी गंगा ग्रीष्म विरल। ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली गंगा जो पहले विशाल क्षेत्रफल में बहती थी, आज ग्रीष्म ऋतु में वो पतले अंगों में बह रही है, अर्थात बहाव क्षेत्र बहुत सीमित हो गया है। उस बहाव क्षेत्र को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, कि प्रवाहहीन होकर के थकी हारी सैकत सया पर दुग्ध धवल, बालू की दूधिया सेज पर थकी हारी आराम कर रही है। तापस बाला गंगा निर्मल, ससमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। गंगा रूपी तपस ऐसा मालूम पड़ रहा है, गंगा रूपी तपस्वी बालिका के चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित दोनों किनारे को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गंगा रूपी तपस्वी बालिका के दो कोमल हथेलियों के समान हैं। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और जब लहरें उत्पन्न होती हैं और लहरों के उत्पन्न होने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस गंगा रूपी तपस्वी बालिका के कोमल बाल हवा में लहरा रहे हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। टिमटिमाते हुए तारों की प्रतिछाया को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कुछ गंगा रूपी तपस्वी बालिका के गौरांग पर, गोरे अंगों पर कपकपी उत्पन्न हो रही है, सिहरन उत्पन्न हो रही है, चंचल अंचल सा नीलांबर, और आकाश रूपी आंचल जो उस गंगा रूपी तपस्वी बालिका को ढके हुए है, लहरों के चलने से हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चांदनी रात का प्रथम पहर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सस्की रेशमी विभाष्य भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। यानी जिस प्रकार से साड़ी में सिकुड़न दिखाई देती है, उसी प्रकार से हल्की लहरों की उत्पन्न होने से आकाश रूपी साड़ी में भी सिकुड़न दिखाई दे रही है। फिर कभी आगे कह रहा है कि चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। चांदनी रात की प्रथम बेला थी, मैं तुरंत गंगा नदी में नौका विहार करने के लिए चल दिया। सिकता की सस में सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। बालू की मुस्कुराती हुई सीपियों पर जब चंद्रमा की ज्योत्सना पड़ती है, चांदनी पड़ती है, तो वो सीपियां मोती के समान चमकते हुए दिखाई दे रही है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, नाव में पर्दे लगा लिए गए और लंगर को भी, लंगर वही रस्सी जिससे बांध करके नाव को किनारे रोका जाता है, तो नाव में पर्दे लगा लिए गए और लंगर को भी हटा दिया गया। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लग तरण हंसनी से सुंदर। बहुत ही बढ़िया उपमा अलंकार का उदाहरण है कि मेरी हंसनी के समान सुंदर छोटी सी नौका मंद मंद मंथर मंथर, बहुत धीरे धीरे तिर रही खोल पालों के ऊपर पर्दे रूपी पंख के सहारे उस गंगा की बीचों बीच धारा में तैर रही है। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, उस गंगा के पवित्र जल रूपी दर्पण पर, जब चंद्रमा की प्रतिछाया पड़ती है तो क्या दिखाई देता है कि दोहरे बिंबित हो रजत पुली निर्भर, किनारों की प्रतिछाया क्षण भर के लिए दोहरे ऊंचे लगते, क्षण भर के लिए दुगनी ऊंचाइयों के दिखाई देते हैं। कवि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत भ्रमण। ऐसा मालूम पड़ता है कि काला काकर का संपूर्ण राजकीय वैभव ही शांत होकर के गंगा के बीचों बीच धारा में आराम कर रहा है, और पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और उसके नेत्रों पर राजकीय सुंदरता, राजकीय ख्वाब, राजकीय स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर।
नौका के चलने से जल में लहरें उत्पन्न होती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हिल पड़ते नभ की ओर छोर। जो आकाश की परछाई उस गंगा के जल में दिखाई दे रही है, लहरों के उत्पन्न होने से ऐसा मालूम पड़ता है कि आकाश के दोनों किनारे हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज यह नौका विहार का 2 अंश आपको विस्तार पूर्वक सुनाया गया। आगे के भाग में आप बचे हुए अंश की व्याख्या सुनेंगे। धन्यवाद।